नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे प्रोग्राम करंट एंड जीएस कैप्सूल में। इस वीडियो को प्रस्तुत करूंगा मैं रमेश चंद्रा। आपने अगर एनएमई कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और जहां तक हो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर जाएं, टाइप करें पीडीएफ और स्पेस देकर अपना नाम लिखें और भेज दें हमें 73 76 93 98 97 पर। आज जिस टॉपिक की हम चर्चा करेंगे वो है इरावदी डॉल्फिन। इरावदी डॉल्फिन अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, खबरों में बना हुआ था और यूपीएससी का बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है, बहुत ही फेवरेट है। तो अक्सर इससे प्रश्न आते रहते हैं, तो हमने सोचा कि इस टॉपिक को कवर किया जाए। इस टॉपिक की चर्चा के तहत जिन बिंदुओं पे हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे वो है चर्चा में क्यों था। फिर हम बात करेंगे डॉल्फिन के बारे में कि डॉल्फिन कैसी हैं, उनकी क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं। वहाँ से अगर हम मूव करेंगे तो हम बात करेंगे इरावदी डॉल्फिन के बारे में कि इरावदी डॉल्फिन की क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर है, कहाँ ओरिजिन है, कहाँ उसका हैबिटेट है। ऐसी चर्चा करने के बाद वहाँ से अगर इरावदी डॉल्फिन की चर्चा हो, गंगा डॉल्फिन की हम चर्चा न करें तो कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी होगी। तो उसके बाद हम वहाँ से मूव करेंगे गंगा डॉल्फिन की, जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद इनके स्टेटस के कारण इनको एक अलग से इंडेंजर्ड या संकटग्रस्त स्टेटस जो संस्था जारी करती है उसका नाम है IUCN, तो यहाँ पे उसकी भी चर्चा करनी बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। अतः हम यहाँ पर चर्चा करेंगे द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की। और उसके बाद जहाँ पे की काउंटिंग की गई है चिल्का लेक में, जहाँ पे उन्हें संख्या लगभग 3 गुना बढ़ी हुई पाई गई है, वह है चिल्का लेक, तो उसकी भी चर्चा जरूर यहाँ पे हम करेंगे। इसके आगे हम मूव करेंगे वहाँ पे वेटलैंड यानी रामसर कन्वेंशन की, वहाँ पे रामसर संधि की बात करेंगे कि रामसर स्थल होते क्या हैं और किस मानक में उन्हें दिया जाता है और क्यों दिया गया, कब मिला चिल्का को। तो ये 7 बिंदुओं पे हमारी जो आज का वीडियो होगा इन 7 बिंदुओं पर आधारित होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला पॉइंट, चर्चा में क्यों, वाई न्यूज। अभी उड़ीसा के चिल्का झील में इरावदी डॉल्फिन को लेकर IIT मद्रास की सहायता से सरकार ने वहाँ पे उनकी जनगणना की और जनगणना में उन्होंने एक चीज़ पाया कि वहाँ पे जो टोटल इनकी संख्या थी 3 गुना बढ़ गई। जितनी पहले जनसंख्या थी उसकी 3 गुना मल्टीप्लाई करके जनसंख्या बाहर आई। यानी इनकी जितनी जनसंख्या थी उससे 3 गुना जनसंख्या बढ़ना कहीं ना कहीं ये बड़े ही सकारात्मक संकेत हैं। और इस ये जो जनगणना हुई है उड़ीसा के चिल्का झील में और साथ ही साथ गहीर माता अभयारण्य में की गई थी। गहीर माता अभयारण्य उड़ीसा के चिल्का झील से सटा हुआ एक क्षेत्र है। यहाँ पे जो चिल्का झील है, ये आपको बता दें यहाँ पे कि एक नदी बहती है वहाँ पे, दया नदी के मुहाने पर स्थित है ये झील और एक लैगून का उदाहरण है। यहाँ पे जिस टेक्निक की यूज की गई थी वो हाइड्रोफोन मॉनिटरिंग टेक्निक का उपयोग करके जनगणना की गई थी। आप ध्यान रखें कि हाइड्रोफोन मॉनिटरिंग टेक्निक में यहाँ पे जो हाइड्रोफोन होते हैं जल में होता है और वहाँ पे संकेत जो होते हैं उनके जो ध्वनियाँ आती हैं उसके माध्यम से काउंटिंग की जाती है। तो चर्चा में रहने का कारण आपने समझा, चूँकि इनकी काउंटिंग हुई थी, जनगणना हुई थी, सेंसस हुआ था और इनकी जो संख्या आई वो 3 गुना तक बढ़ी हुई है, इसलिए काफ़ी चर्चा में थी। अब यहाँ से हम बात करेंगे डॉल्फिन के बारे में। देखिए, डॉल्फिन समुद्रों में पाया जाता है और सबसे अधिक अगर डॉल्फिन कहीं पाई जाती है तो भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी में। मेडिटेरियन सी की आप लोकेशन देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेडिटेरियन सी में सबसे अधिक संख्या इनकी पाई जाती है और पूरे विश्व में इनकी लगभग 40 प्रजातियां हैं, जिसमें से मीठे पानी की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं और बाकी जो है वो खारे पानी की हैं, यानी समुद्र में पाई जाती हैं जहाँ पे pH वैल्यू 7 से अधिक होता है। इनका जो आकार होता है 1.2 मीटर से लेकर 9.5 मीटर तक होता है, यानी ये लगभग आपके 30 से 35 फुट लंबी हो सकती हैं। इनमें एक विशेषता और होती है कि ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बुद्धिमानों को छोड़कर सबसे बुद्धिमान जीवों में से एक होते हैं। बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और इनका जो बिहेवियर होता है बहुत ही दोस्ताना तरीके का होता है, मेल मिलाप करके होता है, बहुत अच्छा। ये खुश मिजाज टाइप की होती हैं और ये यही इनका जो गुण है, इसी वजह से इनके मानव के साथ इनका जो संबंध है काफ़ी लोकप्रिय है।
अब देखिए, अब बात करेंगे यहीं से हम इरावदी डॉल्फिन के बारे में कि इरावदी डॉल्फिन है क्या। देखिए, इरावदी तो पहले आप देख लीजिए नदी का नाम है, लेकिन यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी ये है कि ये जो डॉल्फिन है ये नदी डॉल्फिन नहीं है, ये समुद्री डॉल्फिन है। यानी ये वास्तविक इरावदी डॉल्फिन एक वास्तविक नदी डॉल्फिन न होकर ये बल्कि छद्म है, क्योंकि ये मुहाने पे पाई जाती है, नदी में नहीं पाई जाती। तो ये ध्यान रखने की बात है। इरावदी डॉल्फिन एक वास्तविक नदी डॉल्फिन नहीं बल्कि ये छद्म है। क्यों? क्योंकि ये जो मुहाना होता है, स्त्री होती है, वहाँ पे पाई जाती है। और आप देखेंगे जहाँ पे भी कोई नदी गिरती है, सपोज दैट ये कोई लैंड है, यहाँ से ये नदी गिर रही है यहाँ सागर में, तो ये जो हिस्सा होता है ये हिस्सा जहाँ पे इधर आपका समुद्र है, तो समुद्र का जो ये हिस्सा होता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि मीटिंग पॉइंट होता है मीठे जल का और खारे जल का। तो वही ऐसा ही स्थान इरावदी डॉल्फिन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही बढ़िया होता है, इसलिए वहाँ पे उनका आवास होता है। तो इरावदी डॉल्फिन का जो मुहाना है वही इनका आवास हुआ करता है, हैबिटेट। लेकिन ये ऐसे ही दया नदी के किनारे जो अपना चिल्का लेक है वहाँ पे बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं कि ये स्तनपायी जीव होता है, स्तनधारी जीव होता है। इसकी दो प्रजातियां पाई जाती हैं, एक है इरावदी डॉल्फिन और एक है स्नैपफिन डॉल्फिन। दो प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, एक इरावदी डॉल्फिन है और एक स्नैपफिन डॉल्फिन है। ये अगर आप देखेंगे इनका स्टेटस तो ये अति संकटापन्न में है। इनका जो प्रोटेक्शन है IUCN में जो इनका स्टेटस दिया गया है वो है वल्नरेबल स्टेटस इनको दिया गया है रेड डाटा सूची में। रेड डाटा सूची जो जारी करती है वो संस्था है IUCN, जिसकी चर्चा आज हम अपने इस टॉपिक में करेंगे। यहाँ से अगर हम बात करें तो एक बार और देख लीजिए, ये जो जिस सूची में आती है वो है वल्नरेबल, सुभेद्य बोलते हैं हिंदी में। तो इनकी जो चर्चा हुई है ये है सुभेद्य या वल्नरेबल। ये जो संकटग्रस्त होती है, इंडेंजर होती है, उनसे अच्छा स्टेटस होता है, यानी इनकी संख्या इंडेंजर्ड से अच्छी है। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो देखेंगे कि ये म्यांमार में नदी पाई जाती है इरावदी। देखिए, आप मैप में देख रहे होंगे कि ये जो लोग दिख रही है ये आपका म्यांमार है। म्यांमार में यही नदी है आपकी जो ऐसे आई हुई है, यहाँ पे इरावदी नदी बह रही है। और इसी के मुहाने पर आप देखेंगे, इसी के मुहाने पे जो स्थल है यही इनका फेवरेट स्थान है, जहाँ ये बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है। वैसे अगर ओवरऑल देखें तो ये पूरे पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाती है। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम वाले पूरे हिस्से में ये बड़े व्यापक रूप से पाई जाती हैं। लेकिन सबसे अच्छा आवास इनका जो है वो आप देखेंगे, इनकी विश्व में टोटल जनसंख्या 7500 के आसपास है, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा अगर 6400 देखा 6400 ये बांग्लादेश में पाई जाती हैं। जो बांग्लादेश है यहाँ पे इनकी संख्या सबसे अधिक है, 6400 के आसपास। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश में सबसे अधिक है। इरावदी डॉल्फिन इसका प्राकृतिक आवास है। और आप देखेंगे जैसा कि हमने बताया कि ये बंगाल से लेकर न्यू गिनिया तक, फिलीपींस तक पाई जाती हैं, यानी पूरे एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में फैली हुई हैं। और उसके बाहर तक भी कुछ पाई जाती हैं। अगर आप देखेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया के तट तक पहुंच जाती हैं। अब अगर इनको देखा जाए तो ये जो विलुप्त हो रही हैं या कम हो रही थी, इन्हें संकट किस बात से था? पहला इनको संकट था फिशिंग नेट से, क्योंकि ये जब फिशिंग नेट जो मछली मारने वाली जाल होती है, जब जाल डाली जाती है तो उसमें फंस कर बाहर आ जाती हैं, और जब बाहर आ जाती हैं जिससे उनका नुकसान होता है और ये बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे इनकी डेथ होती है। एक खतरा इससे था। दूसरा, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जितने भी विकास कार्य होते हैं उससे भी इनको बहुत बड़ा नुकसान होता है। डैम बने से आप अगर कहीं बांध बना रहे हैं तो बांध बनाने से इनका जो आवास होता है उसकी क्षति होती है, और जब आवास की क्षति होगी तो उनका हैबिटेट ख़त्म होता है। हैबिटेट ख़त्म होता है तो इसका मतलब है अगर किसी भी जीव का विनाश करना हो, किसी जीव को नष्ट करना हो, उसकी संख्या कम करनी है, तो उसके आवास पर अगर सबसे पहले आप उसकी क्षति कर देते हैं, उसके आवास को समाप्त कर देंगे, तो वो जीव खुद धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। टूरिज्म से भी इसको बहुत खतरा है। और साथ ही साथ एक खतरा और है कि इसमें जो बीमारियां होती हैं उससे भी बड़ी मात्रा में नुकसान होता है। अब यहाँ से जिस टॉपिक की हम चर्चा करेंगे आगे वो है गंगेज
रिवर डॉल्फिन। अब गंगेश रिवर डॉल्फिन में हम बात करेंगे वो क्या है, क्योंकि आप पहले इसका ये भी जान लीजिए कि ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अब यहाँ पे एक चीज़ चर्चा हमें करनी होगी कि ये मीठे पानी की डॉल्फिन है। मीठे पानी की डॉल्फिन दो प्रकार की इनकी प्रजातियाँ होती हैं, एक जो हमारी सिंधु नदी में पाई जाती है और दूसरी गंगा नदी में। सिंधु नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन और गंगा नदी में, सिंधु नदी की लोकेशन आप एक बार देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा लोकेशन देखते समय वहाँ पे जो 5 नदियों का क्षेत्र है उन्हें भी आप ध्यान दीजिएगा, सतलज, ब्यास, रावी, इनको एक बार सीक्वेंस में देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो गंगेश जो डॉल्फिन है ये भारत, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के हिस्से में पाई जाती हैं। इनकी 2 ब्रांचेज हैं, 2 प्रमुख शाखाएँ हैं, जैसा कि हमने बताया कि एक ब्रह्मपुत्रा और गंगा नदी के जंक्शन वाले जो आपके हिस्सा है उस ब्रांचेज में, और दूसरा एक सिंधु वाले में। तो ऐसे में देखेंगे तो ये भारत, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान में पाई जाएंगी। केंद्र सरकार ने इन्हें राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। फिर हमने आपको ये भी बताया कि इनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, लेकिन ध्यान रखिएगा इनकी विशेषता एक और होती है कि ये नेत्रहीन होती हैं, इनके पास आँख नहीं होती। ये जिस भी दिशा में मूव करती हैं या जहीं भी आती जाती हैं तो अपने घ्राण शक्ति यानी सुनने की शक्ति, लिसनिंग पावर से ही वो मूव करती हैं। लिसनिंग पावर इनकी इतनी अच्छी होती है, इतनी तीव्र होती है कि वो जो साउंड वेव होता है उसका यूज करती हैं बहुत अच्छी तरीके से, और यही रीज़न है कि ये बहुत ही अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग बहुत अच्छा कर लेती हैं, क्योंकि वो तीव्र होती है। आगे अगर इनके संरक्षण की बात करें तो इन्हें जिस IUCN की जिस सूची में रखा गया है वो है इंडेंजर्ड। जैसा कि हमने बताया था, इरावदी डॉल्फिन को वल्नरेबल में रखा गया था और गंगेश डॉल्फिन को इंडेंजर्ड में रखा गया है। गंगेश डॉल्फिन को इंडेंजर्ड में, यानी इनको खतरा इरावदी डॉल्फिन से ज़्यादा है, इनका ज़्यादा नुकसान होता है, इनकी संख्या ज़्यादा कम है। अगर वल्नरेबल में तो उनकी संख्या ज़्यादा होती है, यानी जो वल्नरेबल में होंगी उनकी संख्या अधिक होती है और इंडेंजर्ड में होने वाले की संख्या कम होती है, यानी ये संकटग्रस्त हैं, इनके जीवन पर संकट उत्पन्न है। यहाँ से अगर हम बात करें तो ये जो जीव होते हैं ये होती हैं मांसाहारी जीव हैं। जो गंगेश डॉल्फिन है ये मांसाहारी होती हैं। इनका जो मुख्य कारण है जिनके समाप्त होने का या कम होने का, संकटग्रस्त होने का, वो पहला है गंगा में बढ़ता हुआ प्रदूषण, दूसरा है जो सबके लिए कॉमन था, जो अन्य डॉल्फिन के लिए था, बांधों का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, तीसरा है शिकार, और जो फिशिंग नेट होती है वो भी सेम, इनके लिए भी वही समस्या है, वहाँ इसमें भी फंस जाती हैं। इनका जो शिकार किया जाता है उसका मेन उद्देश्य होता है कि तेल, इनको मार के इनसे तेल निकाला जाता है, जो बड़े ही पैमाने पे ब्लैक मार्केटिंग में बेचा जाता है। अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में इन्हें लोकल नाम में सूफ कहते हैं, लोकल कॉमन भाषा में सूफ के नाम से जाना जाता है, और असम में इन्हें सिहू के नाम से प्रचलित है। ये भारत सरकार ने के जो एक्ट है, भारत सरकार जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इन्हें संरक्षित किया गया है, इनकी सुरक्षा प्रदान की गई है। और जो भारत ने अपना मिशन चलाया था, मिशन क्लीन गंगा, वो ये बात को केंद्रित किया गया था कि नदियों से प्रदूषण हटाया जाएगा, जिससे आपकी जो हमारी गंगेश डॉल्फिन है उनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी और सकारात्मक परिणाम मिले भी। अब बात करते हैं जो संस्था है जो रेड सूची जारी करती है, रेड लिस्ट जारी करती है, जो पौधे और जीव होते हैं, जो बताती है कि कौन संकटग्रस्त है कौन संकटग्रस्त नहीं है, उस संस्था का नाम है द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में हुई थी, जिसका जो हेडक्वार्टर है ग्लाड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी ऑब्जेक्टिव को भी समझ लेना है। ये साइंटिफिक डाटा उपलब्ध कराता है, किसका, स्टेटस ऑफ स्पीसीज, जो हमारी प्रजातियां हैं उन प्रजातियों का साइंटिफिक डेटा, तार्किक डेटा उत्पन्न कराता है। किस स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, यानी वैश्विक स्तर पर ये
साइंटिफिक डेटा उत्पन्न कराता है प्रजातियों का। दूसरा इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ये कहीं न जागरूकता फैलाता है स्पीसीज और बायोडाइवर्सिटी को लेकर, जो जैव विविधता है और जो हमारे प्रजातियां हैं, जो स्पीसीज हैं, उनको लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने का काम करता है। और एक लेआउट तैयार करता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए। बायोडाइवर्सिटी के लिए ये कंजर्वेशन का प्रिपरेशन करता है, तैयार करता है, एक प्लान देता है कि लेआउट, प्लान फॉर लेआउट लीजिए, और उसके लिए बायोडाइवर्सिटी के लिए काम करता है। IUCN के बारे में आपने देखा, और साथ ही साथ ये जिस तरह की जो कैटेगरी में जितनी भी सूची जारी करता है, उसमें आप देखें जो संकटग्रस्त प्रजातियां आती हैं उनमें आपकी रेड लिस्ट सूची ये होती है। इसमें लिस्ट कंसर्न होता है जिनको खतरा कम होता है, नियर थ्रेट इसमें खतरा उससे ज़्यादा होता है, वल्नरेबल इससे ज़्यादा खतरा होता है, इंडेंजर्ड उससे ज़्यादा खतरा होता है वल्नरेबल की तुलना में। अगर क्रिटिकली इंडेंजर्ड कोई जीव है तो उसको खतरा इन कंपेरिजन टू इंडेंजर्ड से अधिक होता है। लेकिन एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड अगर हो जाए तो इसका मतलब है कि वो जंगलों में विलुप्त हो गया है, जंगलों में विलुप्त है, लेकिन पालतू रूप से अभी भी बना हुआ है। लेकिन अगर पूरी तरफ से एक्सटिंक्ट हो गया है यानी वो कहीं भी पाया नहीं जाता, कहीं भी पाया नहीं जाता। आप देखेंगे एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का एग्जाम्पल चीता है, जो पूरी तरह से जंगलों से भारत में विलुप्त हो चुका है। और जो ये दो कैटेगरी अन्य बनी हुई हैं, ये कैटेगरी ये बताती हैं कि जो डेटा नहीं है, डेटा नहीं यानी या फिर नॉट इवेल्युएट हो चुकी हैं, नहीं उनका डेटा नहीं मिला, या फिर डेटा पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले, उसकी भी ये कैटेगरी जारी करती है। लेकिन जो मेन कैटेगरी है वो आपकी ये है। उसमें भी अगर जिनको फोकस करना है उनमें हमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड को करना है, और इंडेंजर्ड करना है, और वल्नरेबल को। इन तीनों से अक्सर प्रश्न यूपीएससी में पूछे जाते हैं। जितने जीव इन तीनों में हो उन्हें आप जरूर ध्यान दें, जरूर रटें। लेकिन अगर कोई जीव जंगलों में विलुप्त हो गया है तो उसकी भी एक सूची आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इसको मिलाकर कन्फ्यूजन बनाकर यूपीएससी और यूपीपीसीएस में अक्सर प्रश्न आए हैं और आते रहेंगे। यहाँ से अगर हम मूव करें तो अब हम चलेंगे चिल्का लेक पर। क्योंकि आपने देखा जो जनगणना हुई, जो सेंसस हुआ इरावदी डॉल्फिन का, वो जहाँ पे हुआ था वो थी चिल्का लेक। और दूसरा था आपको, जैसा कि हमने बताया कि एक चिल्का झील जो थी वो उसकी लोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है उड़ीसा में। वो किस नदी के किनारे है? आपको हमने पहले बताया था, दया नदी। दया नदी के मुहाने पर अवस्थित है, माउथ ऑफ दया रिवर के है। और देखेंगे आप मैप में देख रहे होंगे, जो नेक्स्ट आप चित्र दिख रहा होगा उसमें आपको वेस्ट बंगाल दिख रहा है। वेस्ट बंगाल के बगल में उड़ीसा है। उड़ीसा लोकेशन में ही, उड़ीसा के फटा हुआ ही आपका चिल्का लेक है, जो एक लैगून झील का उदाहरण है। एक वर्ड है, आप ध्यान रखें, लैगून। लैगून झील का उदाहरण है। लैगून क्या होते हैं? ये होते हैं जो नदियों से जो पानी, जो समुद्रों से जो पानी आता है उस और तट की अवस्था पे आके एक किनारे इकट्ठा होने के बाद फिर ये किसी तरह बंद हो जाए और पानी यहाँ झील के रूप में इकट्ठा हो जाए, उसे लैगून झील कहते हैं। इसकी हम और अच्छी डिफिनीशन आपको देंगे जब कभी हम मैपिंग कराएंगे। तो हमारी एक मैपिंग की वीडियो ऑलरेडी चल रही है, जिसमें हमने आपको बराबर लिंक अपलोड किए दे रहे हैं, जिसको आप देख भी रहे हैं। अगर आप देखें तो जो चिल्का झील है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, पहली बात। दूसरी बात, यह विश्व की भी सबसे बड़ी लैगून झील है। सॉरी, एशिया की सबसे बड़ी लैगून झील है और विश्व की सेकंड सबसे बड़ी लैगून झील है। और जो विश्व की सबसे बड़ी लैगून झील है वो है न्यू कैलेडोनिया लैगून। न्यू कैलेडोनिया लैगून विश्व की सबसे बड़ी लैगून है। ये ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। ये ऑस्ट्रेलिया में एक बैरियर भी है जो विश्व का दूसरा सबसे बैरियर है, और वो आपके ग्रेट बैरियर के बाद इसका नंबर आता है। अब देखें इसकी जो लंबाई है वो, और लंबाई और चौड़ाई 70 × 30 में है, यानी 70 किलोमीटर लंबा और 30 किलोमीटर चौड़ी है। ये झील का पानी जो होता है क्षारीय होता है, यानी इसके पीएच वैल्यू, आपको पता है कि जो क्षारीयता नापी जाती है वो पीएच वैल्यू में नापी जाती है। इसके पीएच वैल्यू आपके 7.1 से लेके 9.6 तक है। अगर किसी भी जल का पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय होगा, और कम होता है तो अम्लीय होगा। ये बात आपको साइंस में बताई गई होगी। अब पीएच वैल्यू की बात हो गई।
अब यहाँ से आपको आगे मूव करें तो ये बात आपको मैंने पहले बताई, दया नदी के मुहाने पे अवस्थित है। ये चीज़ आपको जानना होगा कि एक रामसर साइट है। ये रामसर एक एग्रीमेंट हुआ था 1971 में। ये ईरान में एक शहर है रामसर, वहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ था कि जो जितने भी नम भूमि हैं इनके संरक्षण को लेकर एक 1971 में एक संधि हुई थी, एक ट्रीटी हुई थी, एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें कई देशों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसके बाद संरक्षण करना स्टार्ट किया। तो उस नम भूमि के तहत भारत में जिस स्थल को पहली बार सेलेक्ट किया गया वो है आपकी चिल्का झील। 1981 में इसे स्थान दिया गया। 1981 में चिल्का झील को रामसर स्थल का भाग माना गया। ये करता क्या है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भूमियों को संरक्षित करने का कार्य करता है। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो आपसे हमारी चर्चा होगी रामसर कन्वेंशन पर, रामसर समझौते पर कि रामसर समझौता है क्या। जैसा कि हमने बताया कि ये 1971 में हुआ था, उसकी डेट थी 2 फरवरी। 2 फरवरी 1971 में ये समझौता हुआ था। लोकेशन जो थी वो थी ईरान का शहर रामसर। ईरान का जो शहर है रामसर, ये कैस्पियन जो झील, जो कैस्पियन लेक है उसी के पास में है। कैस्पियन लेक देखेंगे तो ये विश्व का सबसे बड़ा लेक है, विश्व की सबसे बड़ी लेक है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये खारे पानी की लेक है। अगर मीठे पानी की लेक देखेंगे तो सबसे बड़ी लेक जो होगी वो है सुपीरियर, जैसा कि आपको पता है कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में अवस्थित है। और जो आपकी कैस्पियन है, जिस झील के तट पर रामसर अवस्थित है, ये आपके 5 देशों के तट पर अवस्थित है जिसे हम रक्ती के नाम से जानते हैं। रसिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और फिर ईरान इसमें से एक मेजर शहर है जिसके तट पर है रामसर। वहीं पे यह ट्रीटी हुई थी जिसका नाम था रामसर कन्वेंशन, जो आद्य नम भूमि के संरक्षण के लिए हुआ था। नम भूमि के संरक्षण के लिए ये पूरे विश्व में एक साथ कार्य करता है और इसी की वजह से 2 फरवरी को ही वेटलैंड डे मनाया जाता है। वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2020 में भी यह मनाया गया और 2019 में भी मनाया, हर साल ये मनाया जाता है। इसकी जो 2020 में इसकी जो थीम थी वो थी वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप थीम को जरूर याद रखें। वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी ये थी 2020 की इसकी थीम। अभी रिसेंटली आप देखेंगे कि 10 नई साइट को मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अभी 10 नई साइट को रामसर स्थल बनाने की घोषणा की है, जिसमें से कुल मिला जुला के अब 6 रामसर स्थल हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसी में आप देखेंगे कि कुछ पक्षी विहार ऐसे थे जो पहले से पक्षी विहार में यूपी में हुआ करते थे, उन्हें भी अब वेटलैंड के तहत घोषित किया गया है और खास करके रामसर वेटलैंड के अंतर्गत। और आपको ये भी बता दें, अब फरवरी 2020 तक भारत में कुल 37 रामसर स्थलों की पहचान की जा चुकी है। 37 याद करने लायक बात है। 37 आपको बता दें 26 हुआ करते थी। 26 के बाद एक सुंदरवन डेल्टा को रामसर स्थल का नाम दिया गया, महत्व की घोषित की गई। उसके बाद फिर 10 नए हुए और टोटल हो गए 37। वर्तमान में अगर आप देखें तो 37 रामसर स्थल हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। अधिक से अधिक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर विजिटिंग माय यूट्यूब चैनल एनमी कॉर्नर। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपसे हम अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक आप इस पॉइंट को देखें और समझें और नोट्स बनाएं। ठीक है मित्रों, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।